Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. So in this video we are going to cover up case scenario number 15 and 16. In case you have not seen the previous videos, please check out the description box below. I have given the link over there. Okay, so let's begin with case scenario number 15 first. Shriram Company Limited is a listed public company. So this is important to note that it is a listed public company. Incorporated in the year 2001. At present, the company has 13 directors, which includes Mr. Anil, Sunil, Rohit, Amit, Anuj, Anisha, Preetam, Bharat, Sudhanshu, Kapil, Anup, Farhan, Rohan. Okay. Rohit is the whole-time director of the company, whereas Miss Anisha is a women director. So, since a listed company hai, requirement thi. Mr. Anil, Preetam, Anuj are independent directors. So, there are 1, 2 and 3 independent directors. How many were required actually? 13 का 1/3 क्योंकि listed company है तो इसका मतलब हो गया 4 point something which means 5 क्योंकि राउंड ऑफ करना होता है to 1 सेक्शन 149 के हिसाब से. So 5 independent directors की रिक्वायरमेंट थी बट 3 अपॉइंटेड है. गड़बड़ है. Mr. Sunil is recently appointed as the independent director. So there is one more. पर एक कम है अभी भी. चलो क्वेश्चन में दिया हुआ है. Articles of Association of the company provided that maximum number of directors in the company shall not be more than 15. ठीक है, सेक्शन 149 भी ऐसा ही कहता है. Presently, the company is having 13 directors. Okay, the board of directors of the said company wanted to increase the number of directors to 17. Okay, so they wanted to increase the number. क्या करना पड़ेगा? सेक्शन 149 कहता है कि 15 से ज़्यादा करने हैं तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है. एक्सेप्शन 2 कंपनीज को है, गवर्नमेंट कंपनी या सेक्शन 8 कंपनी. दैट टू दे हैव कंप्लाइड विद द सेक्शन 137 एंड 92, तभी उनको ये एग्जेम्पशन मिलती है. बट सिंस ना ये सेक्शन 8 कंपनी है ना ये गवर्नमेंट कंपनी है तो सेक्शन की कोई एग्जेम्पशन नहीं है. इसका मतलब अगर इनको 15 से 17 करना है तो इनको क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. बट सिंस एओए के अंदर भी 15 लिख रखा है, इसका मतलब क्या है? एओए को अमेंड करना पड़ेगा. एओए को अमेंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको अगेन स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग वाज हेल्ड टू डिस्कस द सेम. The company at present is having 1000 shareholders. The small shareholders of the company wanted to appoint Mr. Zafar as their director and their representative. Sorry, there are total 1000 shareholders. Okay. The small shareholders of the company wanted to appoint Mr. Zafar as their director and as their representative on the board of directors of the said company. Okay. So यहाँ पर सिर्फ shareholders word दिया है तो क्या हम इसको अज्यूम करें कि ये स्मॉल शेयर होल्डर्स ही बोलना चाह रहे थे क्योंकि इसके बाद सीधा इन्होंने स्मॉल शेयर होल्डर्स की बात कर दी है, या फिर इसको टोटल शेयर होल्डर्स माने? तो देखेंगे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको अज्यूम कर लेंगे. फिलहाल के लिए अगर हम देखें तो स्मॉल शेयर होल्डर्स की बात हो रही है तो स्मॉल शेयर होल्डर्स की प्रोविजन सेक्शन नंबर 151 के अंदर दिए हुए हैं, जिसमें स्मॉल शेयर होल्डर्स अगर चाहते हैं कि बोर्ड में उनका भी कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, उनका कोई भी भाई बंधु हो जिसके थ्रू वो अपनी बात बोर्ड तक पहुंचा सके, तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है? नोटिस देना पड़ता है. ठीक है. कंपनी सुओ मोटो भी कर सकती है बट वैसे सेक्शन 151 क्या कहता है? स्मॉल शेयर होल्डर्स के पास भी चॉइस है. ये सेक्शन किस पर एप्लीकेबल होता है? सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज पर एप्लीकेबल होता है. सिंस ये लिस्टेड कंपनी है तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है. अच्छा, अब इसमें हम प्रोविजन से थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करते हैं. तो स्मॉल शेयर होल्डर्स जो होते हैं, स्मॉल शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जिनके शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू अप टू 20,000 रुपीज़ होती है, वो हमारे स्मॉल शेयर होल्डर्स होते हैं. अब उनको क्या करना पड़ता है? नोटिस देना पड़ता है कंपनी को कि हम इस बंदे को अपॉइंट करवाना चाहते हैं. दिस इज द पर्सन वी आर प्रपोजिंग टू अपॉइंट एज दी एसएसटी. अब एसएसटी के पास हो सकता है शेयर्स हो सकता है शेयर्स ना हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर बनने के लिए आपके पास शेयर्स होनी चाहिए, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. बस रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर जब स्मॉल शेयर होल्डर्स अप्रोच करते हैं तो एटलीस्ट 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स या फिर 1/10 ऑफ दी टोटल स्मॉल शेयर होल्डर्स जो भी कंपनी के अंदर हैं, विच एवर इज लोअर, उनको क्या करना पड़ता है? नोटिस देना पड़ता है. ठीक है. ये रिक्वायरमेंट होती है, लिमिट होती है. अब ये जो नोटिस देते हैं वो नोटिस जो होता है वो 14 डेज का नोटिस होता है. ये सारे कुछ प्रोविजंस हैं सेक्शन के, तो थोड़ा सा हमने बस एक बारी रिकॉल कर लिया फॉर द टाइम बीइंग. ठीक है. जफार इज होल्डिंग 500 शेयर्स ऑफ 20 ईच. जफार कौन है? वही बंदा जिसको वो एसएसडी बनाना चाहते हैं. उसके पास ऑलरेडी 500 इक्विटी शेयर्स हैं 20 ईच के इन द सेड कंपनी. सो अकॉर्डिंग
to the provisions of Companies Act 2013, a listed company may have one director elected by such small shareholders in such manner and with such terms and conditions as may be prescribed. ठीक लिखा हुआ सेक्शन की लैंग्वेज है. Hence Mr. Zafar was appointed as the SSD by the company. तो उन्होंने अपॉइंट भी करा दिया. बहुत अच्छी बात है. मतलब requisite number of shareholders ने अप्लाई किया होगा तो उसके बेसिस पर they have appointed him. An urgent meeting was called on 2nd of December 2019 by the company to discuss some issues pertaining to buying of machineries. A 3 days prior notice was issued to each director to attend the meeting. वैसे सेक्शन 173 के हिसाब से एटलीस्ट 7 days का नोटिस रिक्वायर्ड होता है ना. लेकिन जब आपको अर्जेंट बिजनेस ट्रांजैक्ट करना होता है, अर्जेंट बिजनेस के बारे में डिस्कस करना होता है, तो उस केस में आप शॉर्टर नोटिस भी दे सकते हो एंड दैट कैन बी ऑफ एनी डेज. बट उसमें एक कंडीशन होती है कि आपकी जो मीटिंग है, मीटिंग के अंदर अगर आपके कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं ना, तो एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड बी प्रेजेंट इन योर मीटिंग. ठीक है. लेकिन अगर ये चीज़ हो पाती है तो ठीक है, अगर ये चीज़ बाई चांस नहीं हो पाती तो वो जो रेजोल्यूशन है, वो रेजोल्यूशन आप सारे के सारे, वो जो डिसीजन आप बेसिकली ले रहे हो उस मीटिंग में, उस डिसीजन को आप सारे के सारे डायरेक्टर्स के सर्कुलेट करोगे एंड वो तभी फाइनली रैटिफाइड माना जाएगा. जब उसको रैटिफाई कौन, बेसिकली वो फाइनल तब माना जाएगा जब उसको रैटिफाई कौन कर देगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एटलीस्ट उसको रेटिफाई करेगा, तभी वो आपका जो डिसीजन है वो फाइनल माना जाएगा. ऐसी कंडीशन होती है. ठीक है. मिस्टर अनिल, मिस्टर अनुज एंड मिस्टर प्रीतम, ये तीनों कौन थे? ये तीनों अगर आपको याद है तो यहाँ पर हमने पढ़े थे 3 बंदों के नाम, अनिल, प्रीतम एंड अनुज. तीनों कौन थे? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. तो ये तीनों की बात नीचे कर रहे हैं. मिस्टर अनिल, अनुज, प्रीतम अनेबल टू अटेंड है मीटिंग को. ठीक है. मिस्टर अनिल ड्यू टू हिज सर्जरी वाज सजेस्टेड टू रेस्ट बाय द डॉक्टर एंड इवन बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही वाज नॉट अलाउड टू अटेंड द मीटिंग. मिस्टर सुधांशु, सुधांशु कौन है देखते हैं. सुधांशु कौन है, यहाँ पर आ जाते हैं. सुधांशु, सुधांशु इज अ नॉर्मल डायरेक्टर. ठीक है, नॉर्मल डायरेक्टर है. लेट्स मूव. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मिस्टर सुधांशु, एक तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नहीं आ पाए 3, और दूसरा कह रहे हैं कि मिस्टर सुधांशु भी लीव पर था, बिजी था, उसके बेटे की शादी थी. रेस्ट ऑल द डायरेक्टर्स गेव देयर कंसेंट फॉर द मीटिंग. मिस्टर सुनील वाइल ऑन द वे टू अटेंड द मीटिंग मेट विद एन एक्सीडेंट, ओहो, एंड टेकन टू द हॉस्पिटल. द मीटिंग वुड नॉट बी हेल्ड एंड वॉज पोस्टपोन. तो मीटिंग पोस्टपोन कर दी उन्होंने. ठीक है, नहीं करी उस दिन. The board meeting was held on 12th of January 2020. The agenda of the board meeting was to increase the sitting fees of directors and secondly to sell one of the undertakings of the company. दोनों के लिए हमारे पास अच्छे provisions है, अच्छे से पढ़ेंगे. The board of directors of the company have decided to raise the payment of sitting fees for each meeting of the board of directors to a maximum of 36,000 थ्रू इट्स आर्टिकल्स. तो वैसे मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1 लाख रुपीज़ की हो सकती है. एंड एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि विमेन डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को जो आप सिटिंग फीस दे रहे हो दैट शुड नॉट बी लेस दैन टू एनी अदर डायरेक्टर दैट यू आर पेइंग. बेसिकली इफ यू आर पेइंग 36K टू दी डायरेक्टर्स सिटिंग फीस, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को और विमेन डायरेक्टर्स को आप किसी भी हालत में 36,000 से तो कम नहीं दे सकते. इससे ज़्यादा देना दे सकते हो, ज़्यादा भी कितना ज़्यादा, 1 लाख तक, लेकिन 36,000 से तो कम किसी भी हालत में आप नहीं दे सकते हो, ऐसा प्रोविजन कहता है. ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं. ये एक चीज़ और यहाँ पर हमने पढ़ी थी, सेल ऑफ अंडरटेकिंग. इसके प्रोविजंस कौन से सेक्शन में आएंगे? सेक्शन 180 के अंदर आएंगे. सेक्शन 180 के अंदर क्या लिखा हुआ है? सेल ऑफ अंडरटेकिंग से रिलेटेड कि बोर्ड को ना पहले क्या करना पड़ता है, बोर्ड को जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, तभी कोई भी अंडरटेकिंग को सेल किया जा सकता है, ऐसा प्रोविजन है. चलो, इन व्यू ऑफ द बोर्ड सिंस लास्ट 1 year देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोथ विमेन डायरेक्टर एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. इट वॉज ऑल्सो हेल्ड दैट बोथ द विमेन डायरेक्टर एज वेल एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वर वर्किंग फुल टाइम फॉर दिस कंपनी. दे आर नॉट सर्विंग एज डायरेक्टर ऑफ एनी अदर कंपनी. Hence, the company proposed to increase the sitting fees of both this category directors to 40,000 per meeting in its articles. तो क्या कर सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं. अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो आप सिटिंग फीस दे रहे हो विमेन डायरेक्टर को, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, वो कम नहीं हो सकती, वो ज़्यादा हो सकती है. बस ज़्यादा भी कितनी ज़्यादा? 1 लाख से ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 1 लाख. तो उन डायरेक्टर्स को आप 36K पे कर रहे थे, इसको आप 40 पे करना चाहते हो, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कर सकते हो. The memorandum of the company empower its board of directors to sell its undertaking to another company having similar objects.
The articles of the company contained a provision by which directors were empowered to sell or otherwise deal with the property of the company. The board was of the view that whatever amount the company will get after selling the plot will be used to clear off the existing loans. Mr. Rohit and Anil objected against selling of the company's plot located in outskirts of Jaipur, but the majority of board members were in favor to sell the property. अरे आप कुछ भी बातें कर दो, पहले आपको जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है, ठीक है. चलो, let's do the questions. Mr. Sunil is recently appointed as the independent director of the company. Do you think he needs to give his declaration as to independence under the provisions of this act after assuming his position as independent director? तो yes, section 149 कहता है कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है तो उसको डिक्लेरेशन ना वैसे ही टोटली हमें याद रखना होता है, 3 बार देना पड़ सकता है. पहला तो तब देना होता है जब वो एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के बाद पहली बोर्ड मीटिंग अटेंड करता है ना, अब वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो उसको फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के अंदर ये डिक्लेरेशन देना पड़ता है रिगार्डिंग इज इंडिपेंडेंस. सेकेंडली, जब भी कोई फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने की जो भी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होती है उसके अंदर आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है ऑफ इंडिपेंडेंस. एंड अगर कोई भी आपके सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 में इतनी सारी कंडीशंस हैं, अगर कोई भी चेंजेस आ रहे होते हैं ना तो भी आपको क्या देना पड़ता है, डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि आप अभी भी इंडिपेंडेंट हो या नहीं, ठीक है. तो ये 3 केसेस होते हैं जब आपको डिक्लेरेशन फाइल करना होता है एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज पर सेक्शन 149. लेट्स सी, तो डिक्लेरेशन से ही बात हो रही थी. डू यू थिंक ही नीड्स टू गिव डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अंडर द प्रोविजंस ऑफ एक्ट अज्यूमिंग आफ्टर अज्यूमिंग हिज पोजीशन एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? तो येस, ही नीड्स टू on the first day of attending his office, not attending the office but in the first board meeting after being appointed. So at the first board meeting in which he participates as a director, करेक्ट है. एट फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, नो. फर्स्ट मीटिंग ऑफ ऑडिट कमेटी, नो. बोर्ड मीटिंग की बात होती है और सारी मीटिंग्स बेकार के लिए कंफ्यूज करने के लिए दी हैं. फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जहाँ पर वो एज अ डायरेक्टर पार्टिसिपेट करता है, ठीक है. चलो, मैंने खैर आपको 2 और भी बता दी कि और भी कब देना होता है तो आपको प्रोविजन क्लियर होगा. चलो, क्वेश्चन नंबर 2. द कंपनी एट प्रेजेंट इज हैविंग 13 डायरेक्टर्स, ठीक है. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द सेड कंपनी वांटेड टू इंक्रीज इट्स नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू 17. सजेस्ट इन व्हाट मैनर द सेड नंबर कैन बी इंक्रीज. तो सेक्शन 149 क्या कहता है? देखो, सिंस एओए में भी 15 लिखा था तो आपको एओए को भी अमेंड करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन गलत है, स्पेशल रेजोल्यूशन बाय द मेंबर्स, ठीक है. बोर्ड रेजोल्यूशन गलत है, बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन गलत है. काफ़ी इजी प्रोविजन है, ये तो याद भी होगा, काफ़ी बार पहले भी आया हुआ है, ठीक है. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. स्मॉल शेयर होल्डर्स वांट टू अपॉइंट मिस्टर जफार, एसएसडी की बात हो रही है. As the director, what is the required strength of small shareholders for the appointment of their director? Also state the time period of giving the notice to the company before the meeting to propose an appointment of SSD. तो मैंने आपके लिए इसके लिए बताया था more than equal to 1000 या फिर 1/10 of the total SSD, SSH small shareholders basically, not SSD of course. इसमें से जो भी lower होगा उनको 14 days नोटिस देना पड़ता है. अब इसमें अगर हम देखें, इन्होंने पूछा है, नंबर पूछ रहे हैं हमसे, तो नंबर के लिए ना इन्होंने, मुझे जितना लग रहा है इधर इन्होंने जो 1000 की वो दिए थे ना, 1000 शेयर होल्डर्स, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अज्यूम कर लो कि ये 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि वैसे भी लग भी रहा था नेक्स्ट लाइन से उन्होंने स्मॉल शेयर होल्डर्स की बात कर रखी थी. बट सिंस इट वाज नॉट क्लियरली मेंशन, तो हमने कुछ भी अभी तक अजम्पशन लेके यहाँ पर सॉल्व नहीं किया था. बट सिंस दे आर आस्किंग अस, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं. तो अब यहाँ पर अगर हम कैलकुलेशन करें 1000 कंसिडर करके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/10 of 1000 विच इज गोइंग टू बी 100. 100 और 1000 विच एवर इज लोअर कितना हो जाएगा, 100. तो 100 हमें कितने चाहिए, रिक्वायर्ड चाहिए, एटलीस्ट इतने होने चाहिए नोटिस देने के लिए. लेट्स सी, तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 100 स्मॉल शेयर होल्डर्स विद 14 days नोटिस, 200, 250, 200. तो ये ऑप्शन ही गलत हो गए. यहाँ पर नोटिस की टाइम पीरियड भी गलत दे रखा है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए, ठीक है. चलो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रोविजंस को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. अगर आपको कहीं भी फास्ट लगे तो आप प्लीज स्पीड ऑप्शंस को यूज कर लेना, ठीक है. चलो, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैव डिसाइडेड टू रेज द पेमेंट ऑफ सिटिंग फीस फॉर ईच मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. स्टेट वेदर द कंपनी कैन एक्सेप्ट सच अ प्रपोजल टू इंक्रीज द सिटिंग फीस ऑफ बोथ इंडिपेंडेंट एंड वुमेन डायरेक्टर एंड टू व्हाट एक्सटेंट. तो येस, देयर इज नो प्रॉब्लम, कर सकते हो. बट हाँ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 लाख है भाई. ये भी नहीं हो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वुमेन डायरेक्टर को आप 1 लाख से ज़्यादा दे दो, दैट इज नॉट अलाउड. Yes, such proposal can be accepted, but it cannot exceed the limit of 50,000. No, 50,000. No,
Yes, such proposal can be accepted, but it cannot exceed the limit of 1 lakh per meeting. Correct. No, women directors unlike other directors are not eligible for higher remuneration. गलत. Women और independent दोनों के लिए provision है. Correct answer क्या हो जाएगा? C. Let's move on to the next question. Question number 5. The board of directors decided to sell one of the undertakings of the company. What procedure is required to be followed before selling before selling you require the special resolution. The board of directors can sell the undertaking with the consent of all the directors. General meeting, the proposal needs to be approved by a special resolution. A board resolution needs to be passed by the board of directors with the unanimous consent of and then special resolution. No, prior approval of registrar की जरूरत नहीं है भाई, पहले special resolution पास करवा लो. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? B. चलो, let's move on to the next question. Question number 16. Rata Motors is a leading global automobile manufacturing company listed on board of Bombay Stock Exchange. तो listed company है, diverse portfolio है जिसके अंदर extensive range of cars है, sports utility vehicles, trucks, buses and defense vehicles. Rata Motors is one of the India's largest OEMs offering an extensive range of integrated smart and e-mobility solutions. Rata Motors is planning for expansion in India and overseas. It made a proposal with Jupiter Mauritius LLP registered under the provisions of LLP Act of Mauritius and Pluto LLP registered under the as per the provisions of LLP partnership, basically LLP 2008. तो एक आपकी बाहर की है LLP, एक बाहर की है और एक इंडिया की है. ठीक है, और ये क्या सोच रहे हैं? वो एक्सपेंशन का सोच रहे हैं. ठीक है, ओके, सो दे आर कंसिडरिंग फॉर मर्जर. ओके, तो मर्जर की अगर मैं बात करूं तो क्या इसके साथ मर्जर हो सकता है? यस. क्या इसके साथ मर्जर हो सकता है? नो. रीज़न बताती हूँ. इसके साथ मर्जर इसलिए हो सकता है क्योंकि सेक्शन 234 के अंदर लिखा हुआ है मर्जर जब आप फॉरेन कंपनीज के साथ मर्जर करते हो. फॉरेन कंपनीज के साथ मर्जर को हम क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स भी बोलते हैं. इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि डेफिनेशन क्या है फॉरेन कंपनी की? फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन है कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट. कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया वेदर हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया और नॉट. तो यहाँ पर ये बॉडी कॉर्पोरेट है, इसीलिए इसके साथ आप कर सकते हो मर्जर. पर जो आपकी LLP है ना, उसके साथ आप कंपनी का मर्जर नहीं कर सकते. ऐसा कोई भी कंपनीज एक्ट में प्रोविजन नहीं है, इसीलिए आप इसके साथ तो नहीं कर पाओगे मर्जर. बट येस, सिंस इट इज कमिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंपनी, इसके साथ आप मर्जर कर सकते हो. इट इज ऑल्सो प्रपोज्ड टू मार्स लिमिटेड. थोड़ा सा ना मेसी हो गया है, मैं इसको क्लीन कर देती हूँ. हाँ, अब ठीक है. इट इज प्रपोज्ड टू मार्स लिमिटेड लिस्टेड ऑन कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज. एक मिनट, ये क्लीन नहीं हुआ. Why it is not happening? Now it's happening. Okay. So यहाँ पर था it is proposed to Mars Limited listed on stock exchange having a paid up share capital of 8 crores engaged in the business of tires and manufacturing and distribution for merging with it. Okay. So there are three entities जिसके साथ वो merger का सोच रहे हैं. पहले तो Jupiter Mauritius LLP जिसके साथ वो कर सकते हैं, no problem. Pluto LLP जिसके साथ merger नहीं हो सकता. Third one is Mars Limited जो कि एक listed company है, इसके साथ कोई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक जो लग रहा है. Rata Motors called a board meeting to draft the agreement for merger of the aforesaid LLPs and Mars Limited. तो यहाँ पर गड़बड़ कर दी, दोनों के साथ नहीं कर सकते थे, एक के साथ कर सकते थे, एक के साथ नहीं कर सकते थे. During the board meeting, Mr. Rakesh, the director of Rata Motors, pointed out that Mr. Bhaskar, the director of Rata Motors, is holding directorship in 21 companies. कितनी अलाउड होती है मैक्सिमम? 20. कौन से सेक्शन के हिसाब से? सेक्शन नंबर आई गेस 165 होता है शायद. ठीक है, 20 कंपनीज में मैक्सिमम डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकते हो, जिसमें से भी लिमिट होती है कि 10 मैक्सिमम पब्लिक हो सकती है एंड 10 अदर्स. अब ये 20 की लिमिट में आपकी डॉर्मेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी नहीं आती, प्रोवाइडेड कि इन्होंने कोई डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए सेक्शन 192 का एंड सेक्शन 137 का. ठीक है, तो मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनीज में आप क्या बन सकते हो? डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकते हो. अब इस 20 की लिमिट में ना आपकी ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप्स भी इंक्लूडेड होती हैं. ऐसा नहीं है कि आप ऑल्टरनेट डायरेक्टर हो इसीलिए 20 की लिमिट में नहीं आएगा. नो, इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ डायरेक्टरशिप्स. ठीक है, चलो
यहाँ पर देखते हैं इसने क्या नॉन कंप्लायंस किया है। 21 कंपनीज के अंदर ये भाई साहब क्या बने हुए हैं, डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहे हैं, जिसमें से ये कह रहे हैं कि 11 जो है वो प्राइवेट कंपनीज हैं, इंक्लूडिंग ब्राइट प्राइवेट लिमिटेड विच इज अ सब्सिडरी ऑफ मार्स लिमिटेड। मार्स लिमिटेड क्या है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी क्या होती है, पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी भी पब्लिक ही होती है, तो इस केस में ये भी सब्सिडरी में आएगी, सॉरी सब्सिडरी नहीं, पब्लिक कंपनी में आएगी। मतलब 11 प्राइवेट नहीं हुई, अभी तक आपकी 10 प्राइवेट कंपनीज हुई हैं, क्योंकि एक तो प्राइवेट कंपनी है ही नहीं, एक क्या है, सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी है, विच मीन्स इट इज़ अ पब्लिक कंपनी। अगर हम इसकी लिमिट काउंट कर रहे हैं तो उसमें पब्लिक कंपनी की लिमिट में उसको इंक्लूड करेंगे। एंड 10 पब्लिक कंपनीज, ओके, सो 11 पब्लिक कंपनीज में, तो यहाँ पर वायलेशन हो गया ना। चलो, द बोर्ड आस्क्ड मिस्टर भास्कर टू रिजाइन हिज ऑफिस इन द कंपनी और इन एनी अदर कंपनी इन विच ही इज अ डायरेक्टर एज पर सेक्शन 168। तो सॉरी, नहीं ठीक है, सेक्शन 168 के हिसाब से रिजिग्नेशन के लिए बोल रहे हैं। 165 में ही होता है जितना मुझे याद है, लिमिट्स ऑफ डायरेक्टरशिप। मिस्टर भास्कर रिपोर्टेड दैट ही हैज नॉट वायलेटेड द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 165, ठीक था। एज आउट ऑफ 11 प्राइवेट कंपनीज, बूस्ट प्राइवेट लिमिटेड इज अ डोरमेंट कंपनी। ओके, सो ही इज सेइंग इसमें से ना एक जो है वो डोरमेंट कंपनी है, तो ठीक है, डोरमेंट कंपनी है तो इसमें से हटा देते हैं। तो अभी तक इसके पास टोटल 20 ही डायरेक्टरशिप्स होल्ड कर रहा है, क्योंकि डोरमेंट कंपनी तो 20 की लिमिट में आएंगी नहीं, लेकिन पब्लिक कंपनीज में आपकी लिमिट एक्सीड हो रही है। एंड आउट ऑफ 10 पब्लिक कंपनीज, इंटेल लिमिटेड, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर। लेकिन ऑल्टरनेट डायरेक्टर तो काउंट होता है, तो ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो यहाँ पर 11 का 11 ही रहने वाला है। लेकिन इसमें से 10 में से हम 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि एक डोरमेंट कंपनी थी, इसीलिए 9 आ जाएगा। As per section 165 of the Companies Act 2013, a dormant company is not included within the limit of holding of directorships in the company. ठीक लिखा हुआ है। He further added in no way he has violated the provisions of section 165 and in fact he is eligible to be appointed in one more public company. No, गलत हो। यहाँ पर पब्लिक कंपनी में तो आप डायरेक्टरशिप होल्ड कर ही नहीं सकते बेटा, आप यहाँ पर ऑलरेडी 20 में हो चुके हो, 20 की लिमिट आपकी हो चुकी है फुलफिल। 20 बननी है, 20 माना जाएगा क्योंकि डोरमेंट तो काउंट नहीं होगी, बट ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप आपकी काउंट होगी। एंड आपकी जो होल्डिंग है, डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहे हो इन अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, वो भी किस में आ जाएगी, पब्लिक कंपनी में। तो पब्लिक कंपनी की लिमिट एक्सीड हो रही है, इवन दो दिस लिमिट इज 20, स्टिल आपका नॉन कंप्लायंस हो गया। रीजन बीइंग यहाँ पर 11 है और यहाँ पर मैक्सिमम कितने हो सकते थे, 10, तो गड़बड़ कर दी। चलो, बट ये तो मानने के लिए तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं मैं तो कोई वॉयलेशन नहीं किया सेक्शन 165 का, इनफैक्ट मैं तो एक और पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर बन सकता हूँ, तो गलत बोल रहे हैं। एज दी ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप इज नॉट इंक्लूडेड, गलत, ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप इंक्लूड होती है इन द थ्रेशोल्ड ऑफ 20 कंपनीज। ही टोल्ड द बोर्ड दैट स्टिल इफ टाटा मोटर्स वांट्स टू रिमूव हिम फ्रॉम द डायरेक्टरशिप इट कैन डू सो, बट ही इज नॉट गोइंग टू गिव द रेजिग्नेशन इन एनी अदर कंपनी एज अ डायरेक्टर। ये जिद पड़े हुए, मैं किसी और कंपनी से रिजाइन नहीं करने वाला, आपको करना है तो मुझे यहाँ से रिमूव कर दो। The board of directors agreed with Mr. Bhaskar's advertisements and dropped the plan asking him to resign under section 168 of the Companies Act or moving a resolution for his removal. तो यहाँ पर ये उसकी बातों में आ गया और उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया कि ना रिमूवल ना रेजिग्नेशन, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो क्या ये सही है? No. The paid up share capital of Tata Motors is 9 crores consisting of 900 members. It called the meeting of members for the merger of Mars Limited. The meeting was attended by 440 members in person, 60 members appointed proxies to attend, and remaining 400 members holding 1.5 crores shall be remaining members holding 1.5 crore shares were absent. 320 members representing shares of 5.35 crores and 60 proxies representing 2.1 crore present in the meeting voted in favor of the scheme. The company Mars Limited was successfully amalgamated with Tata Motors as per the relevant laws. इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इतनी सारी फिगर्स ऐसे नहीं चलेगा, हमें लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर सेक्शन बेसिकली 230 चेक करना चाह रहे हैं वो हमारा, कि हमें सेक्शन 230 की ही नॉलेज है या नहीं। तो प्रोविजंस क्या होते थे, देखो सबसे पहले यहाँ पर 9 करोड़ की आपकी कैपिटल है, कितने लोग मेंबर्स हैं, 900 मेंबर्स हैं, ठीक है। इसमें से कितने लोगों ने मीटिंग अटेंड करी पहले वो देखते हैं। तो 440 मेंबर्स तो इन पर्सन थे एंड 60 मेंबर्स प्रॉक्सीज के थ्रू आए थे, तो बेसिकली 500 ने अटेंड करी है, बाकी के 400 ने मीटिंग अटेंड नहीं करी।
फिर बता रहे हैं कि रिमेनिंग 400 के पास कितने थे, 1.5 CR के शेयर्स थे। इसका मतलब है इन लोगों के पास कितने हो जाएंगे, 9 माइनस 1.5 विच इज कमिंग आउट टू बी 7.5। ठीक है, 7.5 CR के शेयर्स होल्ड कर रहे थे ये 500 मेंबर्स। अब इसमें से बता रहे हैं कि कितने मेंबर्स ने, तो कितने मेंबर्स निकालने से पहले ये देखते हैं कि 500 में से सेक्शन क्या कहता है, डुअल मेजॉरिटी। 500 में से एटलीस्ट मोर देन 50% ने क्या करना होना चाहिए, अग्री करा होना चाहिए, विच मीन्स 250 प्लस 1, 251 मेंबर्स ने अग्री किया होना चाहिए। एंड एक और रिक्वायरमेंट होती है कि जितने शेयर कैपिटल है, जितनी शेयर कैपिटल, जितने शेयर्स वो होल्ड कर रहे थे उसका 3/4 या उससे ज़्यादा उन लोगों ने अग्री किया होना चाहिए। तो 7.5 का 3/4 करके देखते हैं, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 5.625 CR। ठीक है, लेट्स सी इधर कितने लोगों ने अग्री किया है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं 320 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग 5.35, इसका मतलब हो गया 320 जिनके पास हैं 5.35 CR and 60 proxies, okay, so highlighter 60 proxies जिनके पास 2.1 करोड़ हैं प्रेजेंट इन द मीटिंग वोटेड इन फेवर ऑफ द स्कीम। तो इसका मतलब क्या हो गया, 60 भी प्लस हो जाएंगे यहाँ पर, जिनके पास 2.5 CR की शेयर होल्डिंग है, जिसका मतलब हो गया दिस इज कमिंग आउट टू बी 7.85 CR एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 380। ऐसे ही आ रहा है 2.1, ओ सॉरी यहाँ पर 2.1 है, विच मीन्स यहाँ पर कितना हो जाएगा 7.45, विच इज़ डेफिनेटली 251 से भी ज़्यादा है एंड 5.625 से भी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, आपकी मीटिंग सही पास हो जाएगी, आपका मर्जर हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो रहा है। चलो, आई होप आपको समझ आ रहा है। अगर आपको नोट वोट करना होगा साथ में तो आप कर सकते हैं पॉज करके। ठीक है, तो आपकी ये 251 से ज़्यादा होनी चाहिए थी, 380 आ रहा है, विच इज़ ऑब्वियसली मोर देन 251 एंड ये 7.45 आ रहा है, जबकि यहाँ पर आपके 5.625 का ही रिक्वायरमेंट थी, ज़्यादा ही हो रहा है। तो ठीक है सब कुछ। चलो आगे बढ़ जाते हैं। मैनी ऑफिसर्स, directors and employees of the transferee company Mars Limited lost their office after amalgamation. Mr. Ram, the managing director, Mr. Lakshman, the whole-time director, and Mr. Bharat, the part-time director of Mars Limited, approached the company for compensation due to loss of office. Section 202 किस पर एप्लीकेबल है? Compensation for loss of office to MD, WTD या manager. तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये जो बंदा है पार्ट टाइम डायरेक्टर मिस्टर भरत, क्या ये सेक्शन 202 में कवर्ड है? नहीं। इसका मतलब ये तो पहली आउट हो गया। अब इसमें अगर हम देखें सेक्शन 202 क्या कहता था कि अगर कंपनी का अमैलगमेशन होता है और कंपनी के अमैलगमेशन की वजह से किसी ऑफिसर की जॉब जाती है एंड उसको लेकिन दूसरी जो अमैलगमेटेड कंपनी है, नई वाली कंपनी बनी है, उसमें जॉब मिल जाती है, उस पर्टिकुलर केस में उसको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। तो इस केस में देखते हैं, यहाँ पर दो हैं मिस्टर लक्ष्मण एंड मिस्टर राम, इनके केस में हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि क्या पॉइंट्स दिए हैं। हाउएवर मिस्टर लक्ष्मण ऑन द बेसिस ऑफ हिज मेरिट्स वाज अपॉइंटेड एज द मैनेजर इन टाटा मोटर्स। तो यहाँ पर लक्ष्मण को तो अपॉइंटमेंट मिल रही थी नई वाली कंपनी के अंदर, तो क्या इसको कॉम्पनसेशन मिलेगा एज पर सेक्शन 202? नो कॉम्पनसेशन विल बी अलॉटेड। द कंपनी डिनाइड द कॉम्पनसेशन एज दे वर नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पनसेशन एज पर सेक्शन 202 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो यहाँ पर कंपनी गलत है, कंपनी को सिर्फ और सिर्फ मिस्टर राम को तो देना चाहिए था, because he was not even given a position in the new company, so that is why लक्ष्मण तो ineligible हो गया as per section 202। इस बंदे को तो पहले से ही नहीं मिलना था, ये ऑलरेडी बाहर था, बट राम को यहाँ पर मिल जाना चाहिए था, फिर भी कंपनी ने नहीं दिया, गलत करा। few members of Mars Limited believe that the transfer of funds and assets of the company will affect their interest, so 120 members out of 1500 members decided to file an application before NCLT. Okay, Mars Limited के कुछ members कह रहे हैं कि transfer of funds की वजह से and assets of the company will be affecting their interest, लेकिन अब तो merger आपका approve हो गया, तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया इन लोगों ने।
फिर भी चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा होगा, इसके हिसाब से हम देखते हैं आंसर करेंगे. लेट्स डू दी फर्स्ट क्वेश्चन. वेदर द डिसीजन ऑफ बोर्ड ऑफ नॉट मूविंग द रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ मिस्टर भास्कर इज वैलिड. नो. तो ये येस वाले ऑप्शंस तो आप काट दो, क्योंकि बंदा ने 20 में से 11 पब्लिक कंपनीज में ले रखी थी ये डायरेक्टरशिप और 10 प्राइवेट. तो 11 वाली एक्सीड हो रही थी लिमिट. तो नो, बिकॉज ही कैन होल्ड डायरेक्टरशिप इन मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनीज. करेक्ट है. और वो यहाँ पर कितनों में था? 11 में. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. वेदर मार्स लिमिटेड इज करेक्ट फॉर नॉट गिविंग कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस टू द अफेक्टेड डायरेक्टर्स. नो. उसको राम को तो देना चाहिए था, तो यहाँ पर ही गलत हो गया. मिस्टर राम, मिस्टर लक्ष्मण आर एलिजिबल. नो, लक्ष्मण इज नॉट एलिजिबल. नो, ओनली मिस्टर राम इज एलिजिबल एज फॉर द कॉम्पनसेशन. यस, राम एंड भरत. भरत तो देखो पहले ही आउट हो गया था. तो करेक्ट आंसर क्या है? सी. एक बार आप केस सिनेरियो को अच्छे से एनालाइज कर लो ना, तो आपको क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं करना. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. जुपिटर मॉरिशस LLP कैन अमेलगमेट विद टाटा मोटर्स बिकॉज सेक्शन 234 ऑफ द कंपनीज एक्ट परमिट्स द फॉरेन LLP टू मर्ज विद द कंपनी. ठीक है. प्लूटो एंड जुपिटर कैन अमेलगमेट. नो, प्लूटो नहीं कर सकता था. प्लूटो कैन अमेलगमेट. नो. Jupiter Mauritius LLP can amalgamate with Tata Motors because as per section 366 of Companies Act capable of being registered do not include. No. 366 कहाँ से आ गया? सेक्शन 234 में लिखा हुआ है. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. वेदर द अप्रूवल ऑफ द मेंबर्स फॉर द मर्जर ऑफ मार्स वेदर द अप्रूवल ऑफ मर्जर विद मार्स लिमिटेड इज वैलिड और नॉट. तो मर्जर मेंबर्स के हिसाब से देखे तो था 50% से भी ज़्यादा था. डुअल मेजॉरिटी हो रही थी और मोर देन इक्वल टू 3/4 इन वैल्यू वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड थी. येस, नो, नो, नो. तो ये सारे तो ऑटोमेटिकली गलत हो गए, है ना. येस, एज द मेजॉरिटी ऑफ पर्सन्स रिप्रेजेंटिंग रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ शेयर्स वॉज प्रेजेंट एंड वोटेड इन द मीटिंग हैज़ अप्रूव्ड द अरेंजमेंट. तो मेजॉरिटी ऑफ पर्सन्स भी हैं, वैल्यू भी है. ठीक है, करेक्ट है. ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. वेदर द पिटिशन फाइल्ड बाय द मेंबर्स ऑफ मार्स लिमिटेड to NCLT will be maintainable assuming the proposal made by Tata Motors to Mars Limited was a takeover offer, not a merger offer. तो अगर टेक ओवर ऑफर की बात करें तो आपको सेक्शन 230 अगर याद है तो उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट आई थी. उसके अंदर लिखा हुआ था कि अगर कोई भी अग्रीव्ड पार्टी होती है तो वो एप्लीकेशन कर सकती है NCLT को विद रिस्पेक्ट टू द टेक ओवर ऑफर. लेकिन उसमें एक्सेप्शन थी कि अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो उस केस में नहीं कर सकते. एक्सेप्ट फॉर लिस्टेड कंपनी लिखा था. तो एक्सेप्ट द लिस्टेड कंपनी, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये लिस्टेड कंपनी है, तो इस केस में क्या एप्लीकेशन हो पाएगी? नो. तो येस वाले ऑप्शंस आपके गलत हो गए. नो बिकॉज लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स. नो, ये वाली कंडीशन नहीं है. नो बिकॉज द मेंबर्स ऑफ मार्स लिमिटेड कैन नॉट फाइल अ केस फॉर रीएड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस टू NCLT इन केस ऑफ टेक ओवर ऑफर. क्यों? क्योंकि लिस्टेड है. ठीक है, सेक्शन 230 आप रेफर करना, उसमें एक अमेंडमेंट थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ है. ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी. So yeah, that's all for this video guys. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed solving the questions and I hope आपने मार्क भी कर लिए वो questions जहाँ पर आप गलती कर रहे हो या आपको थोड़ा सा भी डाउट था प्रोविजंस में. So please mark them out because वो रिवाइज करने में आपको हेल्प होगी और बार बार आपको उसी को रिवाइज करना है, not the all questions. So yeah, that's all for today guys. Thank you so much for watching this video. I'll see you in the next video. Till then, stay safe, stay healthy and bye bye.